वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है हमारी प्लेलिस्ट अभी कंटिन्यू है जिसमें हम टॉपिक नंबर 9 तक ऑलरेडी कर चुके हैं और आपने जो लास्ट क्लास देखी होगी वो टॉपिक नंबर 9 होगी। इसमें हमने अपना जो 9th टॉपिक है वो डिस्कस किया होगा जो कि पॉलिटी का टॉपिक है और आज हम करने वाले हैं टॉपिक 10। ठीक है, तो टॉपिक 10 क्या है उसके बारे में देखते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं टॉपिक हमारा है क्या। तो टॉपिक का नाम है द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये टॉपिक क्या है, इसमें हमें क्या डिस्कस करना है। तो जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो पहली बात तो ये कि हमको इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी दो चीजें हैं जिसके बारे में हम और पढ़ेंगे, जैसे लेजिस्लेटिव और दूसरा एग्जीक्यूटिव। ये दो चीजें हैं जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया पहले ही दे देता हूं ताकि बीच बीच में वो चीजें जो है आपको ना बतानी पड़े, आप पहले से ही एक ओवरव्यू जो है वो ले लेंगे टॉपिक का कि टॉपिक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात कि किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है किसी भी देश की, उसके 3 पार्ट होते हैं। ये मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है, कई बार मैंने आपको ये चीज बताई है, समझाई है और बार बार मैं इसलिए बताता हूं कि जब आप इस चीज को बार बार पढ़ोगे तो ये चीज आपको याद हो जाएगी, क्योंकि वही एक तरीका होता है चीजों को याद करने का। तो गवर्नमेंट के किसी भी देश में हम बात करते हैं तो 3 पार्ट होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं जिसको हम कहते हैं, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होती है एग्जीक्यूटिव और एक होती है जुडिशरी। तो किसी भी देश में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों का जो एक बेसिक काम है वो क्या होता है तो उसको देख लेते हैं। लेजिस्लेचर का एक बेसिक काम ये होता है कि कानून बनाना, मेक लॉज। तो कानून बनाने का जो काम होता है ये होता है लेजिस्लेचर का। उस कानून को इंप्लीमेंट करने का जो काम होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव का। और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? जुडिशरी का। तो ये 3 ऑर्गन होते हैं किसी भी देश में सरकार के, जिसके जो अलग अलग काम है उनके बारे में हमने देखा। तो लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को उस कानून को लागू करना, इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है कानून की रक्षा करना या संविधान की रक्षा करना। ठीक है, अब होता क्या है, बहुत से देशों में ये जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये एक ही तरीके से बनती है या एक ही चुनाव से ये दोनों चीजें बनती हैं। तो जहां पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का एक ही इलेक्शन होता है, या आप ऐसे कहें कि लेजिस्लेचर का चुनाव होता है उसी में से आपकी एग्जीक्यूटिव चुनी जाती है, तो वहां पे हम कहते हैं उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि वहां पे प्रेसिडेंट का चुनाव अलग होता है, यानी एग्जीक्यूटिव का चुनाव अलग होता है, और लेजिस्लेचर का चुनाव अलग होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है जिससे आपकी एग्जीक्यूटिव बनती है। अब आपको थोड़ा सा अभी भी डाउट हो कि ये है क्या असल में, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे भारत में लेजिस्लेचर के लिए कौन है, कानून बनाने के लिए भारत में कौन है? अगर हम सेंटर के लेवल पे बात करते हैं तो वहां होती है पार्लियामेंट। भारत में सेंटर के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर कानून बनाने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है, जिसको हम हिंदी में संसद कहते हैं। एग्जीक्यूटिव जो होती है भारत की केंद्र के स्तर पर, वो होती है प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स, या ऐसे कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये होती है आपकी एग्जीक्यूटिव।
जुडिशरी आपकी सेंटर के लेवल पे होती है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपको मैंने एग्जांपल से बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं लेजिस्लेचर किसको बोल रहा हूं, एग्जीक्यूटिव किसको बोल रहा हूं और जुडिशरी भी किसको बोल रहा हूं। अब हमारे देश में क्या होता है कि हम लेजिस्लेचर का इलेक्शन करते हैं, पार्लियामेंट का हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है, और उसी पार्लियामेंट से ही हम क्या बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, या फिर और बाकी सारे जो मंत्री हैं वो भी पार्लियामेंट से ही बनते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का एक लिंक होता है, आपस में जुड़े होते हैं। तो हमारे यहाँ एक अलग सिस्टम है। जहां पर दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं होता है, जो दोनों बिल्कुल सेपरेट होते हैं, वहां पे एक अलग सिस्टम होता है। तो हमारे देश में पाया जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि हमारे देश में दोनों के बीच में एक लिंक है। हम लेजिस्लेचर का चुनाव करते हैं और उसी से ही एग्जीक्यूटिव को बनाते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है, इसको हमें पूरे चैप्टर में समझना है। ठीक, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर, तो वही सारी चीजें हम आगे जाकर के और डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो आपको टॉपिक का नाम समझ में आ गया कि टॉपिक क्या है हमारा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पहले देखते हैं कि क्या है कि द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। पार्लियामेंट क्या है, हमारी सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है ऑफ द गवर्नमेंट। क्या करती है, तो इट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री, ये देश के लिए कानून बनाती है। पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट देश के लिए कानून बनाती है। There have been 17 लोकसभा since the first one in 1952। जब पहली लोकसभा बनी थी 1952 में, क्योंकि 51-52 में इलेक्शन हुए थे, तो उसके बाद पहली लोकसभा बनी थी। तो जब पहली लोकसभा बनी 1952 में, तब से लेकर के 2024 से पहले तक 17वीं लोकसभा आपकी चल रही थी, और 2024 के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद आपकी 18वीं लोकसभा चल रही है। तो यानी अभी जो हमारी लोकसभा चल रही है वो कौन सी है, वो 18वीं लोकसभा है, 18th लोकसभा है। तो आप याद रखिएगा कि अभी प्रेजेंट में हमारी कौन सी लोकसभा कंटिन्यू है, तो वो है 18th लोकसभा, 18वीं लोकसभा। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। भारत में पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि पार्लियामेंट के घटक क्या है, पार्लियामेंट किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, उसको कहते हैं कॉम्पोजिशन। तो किस किस से मिलकर के बनी है पार्लियामेंट, तो द इंडियन पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। तो भारत की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो 3 चीजों से मिलकर के बनती है। एक तो होता है प्रेसिडेंट और 2 होते हैं हाउसेस। 2 हाउसेस कौन कौन से होते हैं, तो पार्लियामेंट के 2 हाउस कौन से होते हैं, एक होता है लोकसभा, जिसको कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल या फिर लोअर हाउस। ये भी आपको याद करना है कि लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल या फिर लोअर हाउस। और दूसरी होती है राज्यसभा, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर अपर हाउस कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स या फिर अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपके पास आपकी जो एज है वो कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दिस स्ट्रक्चर विद 2 हाउसेज इज कॉल्ड अ बाईकैमरल सिस्टम। यानी जहां पर भी 2 हाउस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो जहां पर भी 2 हाउस होते हैं उसको कहा जाता है बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल लेजिस्लेचर। और जहां पे केवल एक हाउस होता है, अगर सिंगल हाउस है किसी की पार्लियामेंट में, अगर सिंगल हाउस है तो उसको कहा जाता है यूनिकैमरल, यूनिकैमरल। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होते। अगर सिंगल हाउस है तो उसको कहा जाता है यूनिकैमरल, और अगर 2 हाउस हैं तो उसको कहा जाता है बाईकैमरल। तो हमारे देश की जो संसद है वो कैसी है, वो बाईकैमरल है। ठीक है, इंडिया प्रैक्टिसेस फेडरलिज्म। भारत में फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि भारत में जो पावर है वो सेंटर और स्टेट्स और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर किसी देश की पावर सारी की सारी सेंटर में होती है तो उसको यूनिटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और अगर किसी देश की पावर सेंटर से स्टेट्स में भी जाती है और स्टेट से लोकल लेवल पे भी जाती है, पंचायत पे भी जाती है, तो उसको फेडरेशन कहा जाता है या फेडरल सिस्टम कहा जाता है। तो भारत में फेडरल सिस्टम है, यानी कि भारत फेडरलिज्म को फॉलो करता है, which is a form of government where power is distributed between the center, states and as well as
गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स। यानी फेडरलिज्म का मतलब होता है कि ऐसा देश, ऐसी सरकार जहां पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर, स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट के बीच में। तो जहां पे पावर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि लोकल लेवल पे भी पावर हो, स्टेट्स पे भी पावर हो और सेंटर के पास भी पावर हो, तो उसको फेडरल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, लेकिन भारत में ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं कि इक्वल है कि जितनी पावर सेंटर के पास है उतनी ही पावर स्टेट्स के पास है, उतनी ही पावर लोकल लेवल के पास है, ऐसा नहीं है। ज्यादा पावर होती है सेंटर के पास। अगर हम भारत की बात करें, स्टेट्स के पास पावर कम होती है, सेंटर के पास पावर ज्यादा होती है। इसीलिए कई बार भारत को कई जगह पर फेडरल सिस्टम कहने की जगह या फेडरल कहने की जगह हम कहते हैं क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल कि भारत प्योर फेडरल नहीं है। अगर प्योर फेडरल होता तो तब होता जब पावर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती। सेंटर, स्टेट और लोकल में पावर अगर इक्वल होती तब वो एग्जैक्ट फेडरल माना जाता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, सेंटर के पास पावर ज्यादा है, इसीलिए हम इसको क्वासी फेडरल कहते हैं। क्वासी मतलब होता है आधा, यानी आधा फेडरल। ठीक है, या एक और इसके लिए नाम लिया जाता है, एक और टर्म यूज करी जाती है कि भारत फेडरल है, फेडरल सिस्टम है भारत में, फेडरल सिस्टम है, लेकिन साथ में विद द यूनिटरी बायस। भारत में फेडरल सिस्टम है लेकिन यूनिटरी बायस के साथ। मतलब कि फेडरल सिस्टम तो है लेकिन यूनिटरी बायस है। यूनिटरी यानी सेंटर के पास पावर ज्यादा है। ठीक है, फेडरल सिस्टम है लेकिन सेंटर के पास पावर ज्यादा है, तब उसको बोलते हैं या तो क्वासी फेडरल या फिर फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस। आगे बात समझ में कि फेडरलिज्म क्या होता है, भारत कैसा है, भारत कैसा फेडरलिज्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की, यानी इनका काम क्या है। फंक्शन मतलब इनका कार्य। तो क्या कार्य है इनका, क्या काम है, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले इन द लोकसभा द मेंबर्स इलेक्ट अ स्पीकर। लोकसभा में जो भी लोग होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने लिए एक स्पीकर को चुनते हैं। जैसे अभी के लिए प्रेजेंट में जो स्पीकर है वो कौन है, वो है ओम बिरला। अभी प्रेजेंट में जो स्पीकर है वो कौन है, ओम बिरला है। तो लोकसभा के मेंबर सबसे पहले अपने लिए एक स्पीकर को चुनते हैं। हु कंडक्ट्स द सेशन अलाउज मेंबर्स टू स्पीक, जिसका काम क्या होता है, उस लोकसभा को मेंटेन करके रखना, यानी कि सेशन कंडक्ट करना और जो वहां के मेंबर्स हैं उनको बोलने देना, उनको मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, एंड इंश्योर्स दैट रूल्स आर फॉलोड, और रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इसको चेक करना। तो ये काम होता है किसका, ये काम होता है स्पीकर का। द राज्यसभा इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, तो वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। यानी राज्यसभा के लिए कोई अलग से या कोई राज्यसभा में से ही व्यक्ति को नहीं चुना जाता। राज्यसभा का चेयरमैन वही व्यक्ति होगा जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा। जैसे अभी के लिए कौन है, सीपी राधाकृष्णन। इनसे पहले कौन थे, तो जगदीप धनखड़। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का क्या बन जाएगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है जो अपने आप किसी और पद पर भी आ जाए या पदेन बन जाए तो उसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो। इसलिए हिंदी में उसको बोलते हैं पदेन सभापति। ठीक है, तो राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मतलब ensuring that laws are implemented and enforced, मतलब ये चेक करना कि लॉज जो हमने बनाए हैं वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पार्लियामेंट का ये काम भी होता है, लेकिन पार्लियामेंट से ही जो एग्जीक्यूटिव बनती है वो ये काम करती है। जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का और बाकी मंत्रियों का ये काम है कि जो कानून हमने बनाए हैं वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री और बाकी सारे मंत्री आते कहां से हैं, बनते कहां से हैं, तो ये पार्लियामेंट से ही बनते हैं। तो एक तरीके से पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव, अब हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की, यानी एग्जीक्यूटिव मैंने क्या बताया था अभी आपको, जो कानून इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें आता है आपका कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। आपके एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, तो उसमें आते हैं प्रेसिडेंट, उसमें आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
और जो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी सारे के सारे मंत्री, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। तो सारे लोग मिलाकर के क्या बनाते हैं? एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये सारे लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। कौन कौन? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी सारे मंत्री, जिनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। दीज मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और ये सारे मंत्री जो हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी इनको जवाब किसको देना होता है? लोकसभा को जवाब देना होता है, क्योंकि लोकसभा से ही बनते हैं, ये लोकसभा के ही वजह से बनते हैं। इसलिए इनकी जवाबदेही किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। कैसे बनते हैं लोकसभा से? कि जब आप थोड़ा सा अपने दिमाग को खाली करिए और जो मैं बोल रहा हूं उसको केवल ऐसे समझिए जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, आप कुछ जानते नहीं, ऐसे समझिए बात को। कि जब हमारे देश में चुनाव होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, जो हमारे लास्ट कब हुए थे? 2024 में, ठीक है। तो वो वाले जब हमारे चुनाव होते हैं तो लोकसभा के लिए होते हैं, लोकसभा के जो सांसद हैं उनके लिए होते हैं। अब उसमें जो सांसद चुने जाते हैं, ठीक है, अभी फिलहाल में 543 हैं, मैक्सिमम जो है 550 हो सकते हैं अभी। तो उन टोटल सांसदों में से ये देखा जाता है कि मेजोरिटी जो है सांसद वो किस पार्टी के जीते हैं। तो जैसे अभी सरकार है बीजेपी की, यानी कि एनडीए की, तो अगर एनडीए की मेजोरिटी सांसद जीतते हैं तो सरकार बनती है एनडीए की, और उन्हीं सारे एमपीज में से, जो एमपीज एनडीए के जीते हैं, उन्हीं सारे एमपीज में से ही बनते हैं प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर्स। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा कि भारत में जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो बाकी सारे मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो लोकसभा की ही वजह से बनती है, क्योंकि लोकसभा में ही मेजोरिटी जिस पार्टी की आएगी उसी पार्टी की सरकार बनेगी और उसी पार्टी के प्रधानमंत्री और बाकी सारे मिनिस्टर्स बनेंगे। इसलिए उन सारे मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी, उन सारे मिनिस्टर्स की जवाबदेही किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के ही प्रति होती है। यानी उनको जवाब किसको देना होता है? लोकसभा को, क्योंकि वहीं से वो बने हैं। तो ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ इस बारे में। तो प्रीवियसली पार्लियामेंट्री डिस्कशंस इंटरप्रिटेशन वाज अवेलेबल इन 12 लैंग्वेजेस। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो समझाने वाली चीजें थी मैंने आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाई है। अभी कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद करने हैं। जैसे प्रीवियसली पार्लियामेंट्री डिस्कशंस इंटरप्रिटेशन वाज अवेलेबल इन 12 लैंग्वेजेस। पहले जो है क्या हुआ करता था कि पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन होती है उसको 12 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाता था, ताकि हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाए। अब क्या किया गया है? रिसेंटली 6 मोर लैंग्वेजेस वर एडेड। अब उसमें 6 भाषाएं और ऐड कर दी गई हैं। सॉरी। तो फिलहाल में पार्लियामेंट में जो भी डिस्कशन होती है वो टोटल 18 भाषाओं में ट्रांसलेट होती है, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को तमिल नहीं आती, किसी को तेलुगु नहीं आती, तो जो भाषा उसको आती है वो अपनी भाषा में उसको समझ सकता है। तो इसलिए 18 भाषाओं में फिलहाल पार्लियामेंट्री डिस्कशन को ट्रांसलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक चीज की जिसका नाम है सेंगोल। अब ये सेंगोल होता क्या है? द सेंगोल, अ गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्केप्टर, was symbolically handed over to Pandit Nehru, the first Prime Minister of India, on 14 August 1947. पहले इतना समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए, नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं अभी जब आपकी ये अभी 10th टॉपिक चल रहा है ना, तो जब आपके 11th या 12th टॉपिक जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 12th टॉपिक जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं आपको इसकी जो सारी पीडीएफ है, 12th टॉपिक तक की जो पीडीएफ है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, या फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और तो मैं आपको उसके लिए शेयर कर दूंगा। तो पीडीएफ बनाने की या नोट्स बनाने की अभी जरूरत है नहीं, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका। तो आप यही करिएगा कि मैं आपको 12th टॉपिक के बाद अभी तक की जो सारी पीडीएफ्स हैं वो सेंड कर दूंगा, या फिर आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, चलिए, तो सेंगोल क्या है? सेंगोल एक गोल्ड प्लेटेड सिल्वर स्केप्टर है। स्केप्टर मतलब होता है एक छड़ी, ठीक है, एक दंड होता है, वैसे तो उसको हिंदी में दंड कहते हैं, पर एक छड़ी टाइप आप समझ लीजिए, कोई छड़ी है, सिल्वर की छड़ी है जो कि गोल्ड प्लेटेड है, उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग है, उसको कहा जाता है सेंगोल। तो सेंगोल वाज हैंडेड ओवर टू प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू।
तो जब आजाद हुए थे तो 14 अगस्त 1947 की शाम को जब पंडित नेहरू ने भाषण दिया था जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तब उनको ये सिंगोल जो है हैंड ओवर किया गया था एज ए पावरफुल सिंबल टू मार्क द ट्रांसफर ऑफ पावर, जो ये दिखाता है कि पावर ट्रांसफर हो रही है। यानी कि पहले पावर ब्रिटिशर्स के पास थी, वो पावर हमारे पास आ गई, तो ये पावर ट्रांसफर को क्या दिखाता है, शो करता है, मतलब दिखाता है, उसको डोनेट करता है। इट इज नाउ प्लेस्ड नियर द स्पीकर्स चेयर इन द न्यू लोकसभा। अभी इस सेंगोल को कहां रखा गया है, तो जो नई लोकसभा है उसमें स्पीकर की चेयर के पास, स्पीकर की चेयर के पास ये जो सिंगोल है इसको रखा गया है। ठीक है, अब ये जो सिंगोल है थोड़ा हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल ऐसे भी है कि पंडित नेहरू को दिया गया था, लेकिन और भी ज्यादा हिस्टोरिकल है, पीछे भी इसकी हिस्ट्री जाती है। कैसे? डेटिंग बैक टू द चोला पीरियड। अगर हम चोला पीरियड की बात करें, द सिंगोल वाज हैंडेड टू न्यू रूलर्स एज अ रिमाइंडर दैट पावर मस्ट बी गाइडेड बाय धर्मा एंड राइटियसनेस। चोला पीरियड में ये जो सिंगोल है इसको पहले ट्रांसफर किया जाता था अगले राजा के लिए, कि अभी जो राजा है उसके पास है सिंगोल, अब जो अगला राजा बनेगा फिर वो राजा उसको दे देगा। तो पावर ट्रांसफर के साथ साथ ये सिंगोल भी ट्रांसफर किया जाता था पहले, और ये सिंगोल जो है उस राजा को याद दिलाता था कि आपको जो शासन करना है वो धर्म के हिसाब से करना है, वो सही के हिसाब से करना है, राइटियसनेस के हिसाब से करना है, आपको सही शासन करना है, सुशासन करना है। तो ये चीज दिखाता था, आपको बार बार याद दिलाता था। कौन? वो सिंगोल। एट इट्स टॉप सिट्स नंदी। इसके टॉप पर, ये जो छड़ी है इसके टॉप पर एक छोटा सा नंदी है, सिंबलाइज जस्टिस, जो क्या सिंबलाइज करता है? जस्टिस, कि आपको न्याय करना है। आप जिस पद पर बैठे हो वो पद आपको न्याय करने के लिए दिया गया है। ठीक है, आपको अपने हित के लिए जो है वो पद नहीं दिया गया है, आपको उस राज्य के हित के लिए, देश के हित के लिए आपको पद दिया गया है। तो आप न्याय के साथ शासन करिए, आप सही शासन करिए, आप धर्म के हिसाब से शासन करिए। तो ये चीज आपको याद दिलाता है वो सिंगोल। ठीक है, तो इसलिए इसको अभी नई लोकसभा में स्पीकर की चेयर के पास रखा गया है। तो यहां लिखा भी है स्केप्टर होता क्या है, जो ये जो वर्ड आया है स्केप्टर, ये बताया है स्केप्टर होता क्या है। तो स्केप्टर क्या है? अ डेकोरेटेड रॉड, एक रॉड होती है डेकोरेटेड रॉड, कैरिड बाय ए किंग और क्वीन। जो कई बार आपने देखा होगा राजा के हाथ में भी वो रॉड रहती है या किसी रानी के हाथ में भी रहती है, एट सेरेमनीज एज ए सिंबल ऑफ देयर पावर, जो कि उनकी पावर को सिंबलाइज करता है, जो कि उनको पावर को दिखाता है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्केप्टर। तो मैं आपको हर बार बोलता हूं जब भी पढ़ाता हूं कि भाई जो चैप्टर चल रहा है उसको आप एनसीईआरटी में खोल के रखिए, आपको चैप्टर वाइज पेज आपको पता चलता रहेगा कि मैं आपको कहां पढ़ा रहा हूं, आपको कौन सा इमेज देखना है। तो आप सारी इमेजेस वगैरह को देखते रहा करिए, जब ये चैप्टर चला है उसके साथ में आप बुक में भी उस चैप्टर को खोल लीजिए और साथ के साथ उसमें देखते रहिए। ठीक है, या आप उसके अंदर भी, बुक के अंदर भी नोट्स बना सकते हो, वहां पे भी आपको चीजें मिल जाएंगी कि मैंने आपको ये कहां से पढ़ा है, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। ये भी आप एक काम कर सकते हो, इसमें भी बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, अगर आप मेरी बात मानो तो। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शंस मतलब, लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या होते हैं? कानून बनाना। लेजिस्लेटिव काम क्या है? कानून बनाना। तो पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या हैं? तो पहली चीज है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, यानी संवैधानिक काम। पार्लियामेंट के संवैधानिक काम क्या है? संविधान से रिलेटेड काम क्या है? तो पहली चीज है इनेबलिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि पावर सबसे ज्यादा कहां है? पार्लियामेंट के पास। फॉलोइंग द सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर है, पावर का डिवीजन है। ठीक है, एक होता है फेडरलिज्म, कि वहां पे आपको पावर मिलेगी डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंटर पे भी है, स्टेट पे भी है, लोकल लेवल पे भी है, तो उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि लेजिस्लेचर पे अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव पे अलग पावर है और जुडिशरी पे अलग पावर है, तीनों पे अलग अलग पावर है। इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। कोई एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा रहा है, इसको कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। हिंदी में कहते हैं शक्ति विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंश्योरिंग फेडरलिज्म। पार्लियामेंट का काम क्या है? फेडरलिज्म को इंश्योर करना कि फेडरलिज्म सही से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अपहोल्डिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कंट्रोल करना या उनको अपहोल्ड करना। ठीक है, कि वो रहें। साथ में डीपीएसपी, कि डीपीएसपी जो है वो सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? पार्लियामेंट की होती है।
ठीक है, 1 मिनट जरा मुझे आप दीजिए, ये येलो येलो सा क्यों होता जा रहा है? ओके, चलिए, तो ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है किसके? लेजिस्लेटिव के। आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा, लॉ मेकिंग, यानी कि कानून बनाया कैसे जाता है, लॉ मेकिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले बिल, बिल क्या है? हाँ, तो पहले इसको समझ लीजिए, आप पढ़ूंगा मैं बाद में, पहले आप समझ लीजिए बिल क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं विधेयक, बिल को हिंदी में कहा जाता है विधेयक। हिंदी के भी बेटा कुछ नाम आप ऐसे याद रखा करो, नहीं तो आपके लिए थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा कि आपको कुछ वर्ड हिंदी के पता होने चाहिए। आप रहते तो भारत में ही है ना, आपको बात तो लोगों से अब नॉर्मल बोलचाल में करनी है ना, आप ऐसे किताबी भाषा में तो बात कर नहीं सकते लोगों के साथ। आपके घर में कोई पूछ ले कि बिल क्या है, अब आप उनको समझा रहे हो इंग्लिश में, हो सकता है किसी को ना समझ में आए, तो आपको कुछ वर्ड तो हिंदी के ऐसे पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि आप किसी को समझा सको, बता सको। उससे आपकी इंटेलिजेंस दिखती है कि आपको अलग अलग भाषाओं की भी बराबर जानकारी है। ऐसा नहीं कि आप जो किताब में पढ़ रहे हैं बस आपको उतना ही आता है, फिर तो आप किताबी कीड़े बन जाओगे, ठीक है। आपको स्मार्ट दिखना है, लोगों के सामने आपको स्मार्ट दिखना है, तो आपको अलग अलग आपके पास आपकी वॉकेब अच्छी होनी चाहिए, आपको अलग अलग शब्द आने चाहिए, ठीक है। तो बिल को हिंदी में कहते हैं विधेयक। होता क्या है बिल? देखो, जब भी हम कानून बनाते हैं, पार्लियामेंट में जब भी कोई कानून बनाया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले उस कानून का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। जैसे हमने संविधान बनाया था, तो संविधान का पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। तो ड्राफ्ट मतलब क्या है कि हम संविधान में क्या क्या बनाने वाले हैं, उसका एक रफ वर्क, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसी में ही हम चीजों को चेंज कर करके, उसमें ही हम चीजों को सुधार करके संविधान बनाया। ऐसे ही जब भी कोई कानून बनाया जाता है, तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, फिर उस पर डिस्कशंस होती हैं, उसमें चीजों को चेंज किया जाता है, उस पर जो हमारी कमेटी है वो डिस्कशन करती है, तब जाकर के वो बिल बनता है, तब जाकर के वो बिल पास होता है, तब वो कानून बनता है। तो जब तक कोई कानून नहीं बनता तब तक वो क्या रहता है? तब तक वो बिल रहता है। यानी जब तक वो ड्राफ्ट है, कानून नहीं बना है, तब तक वो बिल है। तो बिल क्या है? तो अ बिल विच इज ए ड्राफ्ट ऑफ ए प्रपोज लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड गोज थ्रू अ लॉन्ग एंड एफर्टफुल जर्नी, और एक लंबी और एफर्टफुल जर्नी से होता हुआ हो जाता है, बिफोर इट बिकम्स एन एक्ट। एक एक्ट बनने से पहले, एक्ट मतलब होता है कानून, और इसको हिंदी में कहा जाता है अधिनियम। आप कानून भी कह सकते हो, वैसे तो लॉ मतलब कानून होता है, एक्ट मतलब भी वही कानून, अधिनियम। तो एक्ट बनने से पहले जो वो चीज है उसको बिल कहा जाता है, जो ड्राफ्ट है उसको बिल कहा जाता है। जैसे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, ये जो एजुकेशन एक्ट आया था भारत के लिए, बच्चों के लिए, ये आया था 2009 में। तो इसको याद रखना, कब आया था एक्ट? 2009 में। एक 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, जिसने आर्टिकल 21A ऐड किया, यानी राइट टू एजुकेशन ऐड किया। that the state shall provide free and compulsory education to all children between the ages of 6 and 14 years, कि 6 से लेके 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको स्टेट जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा, ये उनका फंडामेंटल राइट है। ये कौन से आर्टिकल में है? तो 21A में है। ये कब ऐड किया गया? तो 2002 में। कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं, फ्रॉम बिल टू एक्ट, कि एक बिल जो है वो एक्ट कैसे बनता है, एक बिल एक्ट कैसे बनता है, ठीक है। तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, सबसे पहले तो उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी उस बिल को पेश किया जाएगा किसी भी हाउस में, चाहे आप राज्यसभा में पेश करो, चाहे आप लोकसभा में पेश करो।
सबसे पहले उस बिल को किसी भी हाउस में आपको इंट्रोड्यूस करना है, पेश करना है, बताना है कि भाई ये बिल है, इस पर हम बातचीत करते हैं और इसको कानून बनाते हैं। ठीक है, पहला काम तो ये है। फिर उसके बाद दूसरा काम होगा रीडिंग ऑफ द बिल। बिल को पढ़ा जाएगा, कि एक व्यक्ति जो है बिल को पढ़ेगा, सबको सुनाएगा तो उसकी रीडिंग होगी पहले। देन उसको फिर रेफर किया जाएगा स्टैंडिंग कमेटी को। अब हमारे पार्लियामेंट में कुछ कमेटीज होती हैं जो पूरे साल काम करती हैं। उन कमेटीज में कुछ लोग होते हैं, पूरी पार्लियामेंट के लोग नहीं होते हैं। फिर उस बिल को उस कमेटी को भेजा जाएगा। अब उस कमेटी में कुछ ही लोग हैं, 10-20 लोग हैं, तो वो उस पर ढंग से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में उसमें डिस्कशन करेंगे। तो फिर उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है। वो स्टैंडिंग कमेटी उस पर डिस्कशन करती है, टेकन अप फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग। ठीक है, फिर उसको पास किया जाता है। उसमें जो भी हमें चीजें चेंजेस करने हैं कमेटी के हिसाब से, वो चीजें चेंज करके फिर उसको पास किया जाता है। देन क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन एंड अमेंडमेंट्स वोटेड। फिर उसके बाद उसके एक एक क्लॉज की डिस्कशन होती है। ठीक है, पहले उसमें कंसिडरेशन करते हैं, यानी उसको उसमें जो चीजें हमें चेंज करनी है वो करते हैं। फिर एक एक क्लॉज के बारे में, एक एक पैराग्राफ के बारे में डिस्कशन होता है। देन उस बिल पर वोटिंग होती है कि भाई अब आप बताओ कि किस किस को ये बिल पास करना है, किस किस को नहीं करना है। तो वोटिंग होती है। अगर मेजोरिटी ने कह दिया कि होना चाहिए पास, तो हो जाएगा, नहीं कहा तो नहीं होगा। उसके बाद जब एक बार पास हो जाएगा वहां से वोटिंग के बाद, तो सेम प्रोसेस रिपीट होती है दूसरे हाउस में। तो जिस हाउस में पहले रिपीट हुई, जिस हाउस में पहले प्रोसेस हुई, उसके अलावा फिर जाता है दूसरे हाउस में, फिर वहां पे सेम प्रोसेस रिपीट होती है। फिर उस पर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, अपने प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं, सहमति देते हैं, और तब जाकर के वो कानून बनता है। और भारत का जो गजट नोटिफिकेशन आता है, यानी जो हमारा ऑफिशियल जो हमारा पेपर है गजट, उसके ऊपर उस कानून को लिख दिया जाता है और वो कानून बन जाता है। तो ऑफिशियली फिर वो कानून आपका बन जाता है, गजट नोटिफिकेशन में आते ही वो कानून बन जाता है। तो ये प्रोसेस होती है एक बिल से एक्ट बनने की। ठीक है, आगे चलें। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे रीडिंग क्या होती है, क्लॉज क्या होता है, गजट क्या है, स्टैंडिंग कमेटी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में एक बार देखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया वैसे तो, फिर भी आप एक बार देख लीजिए रीडिंग क्या होती है। तो पहले क्या होता था कि हमारे देश में ऐसा नहीं था कि सारे एमपीज पढ़े लिखे थे, बहुत सारे एमपी पहले अनपढ़ हुआ करते थे, उनको पढ़ना नहीं आता था। तो इसलिए उस बिल की पहले रीडिंग करी जाती है ताकि सबको पता चल जाए किस बारे में है, इसलिए पहले रीडिंग होती थी। और वो रीडिंग वाली जो प्रथा है वो अभी भी चली आ रही है। तो मैनी एमपीज वर इलिटरेट, सो ए क्लर्क वुड रीड आउट द कंटेंट्स। तो एक क्लर्क जो होता था वो उस बिल को पढ़ता था फॉर द एमपीज टू डिस्कस, ताकि एमपीज डिस्कस कर सके। क्लॉज मतलब क्या होता है? क्लॉज मतलब मैंने आपको बताया पैराग्राफ, यानी छोटा छोटा पार्ट बिल का। तो दीज आर पार्ट्स ऑफ ए बिल दैट एक्सप्लेन द स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द बिल। ये बिल के पार्ट होते हैं जो किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बताते हैं। गजट क्या होता है? तो दिस इज एन ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिकेशन दैट अनाउंसेस लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो भारत के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट जो ऑफिशियली पब्लिश करती है वो किस पे करती है? गजट नोटिफिकेशन पे करती है। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? तो इट इज ए परमानेंट कमेटी। ये परमानेंट कमेटी है, पूरे साल काम करती है, कंसिस्टिंग ऑफ एमपीज, और एमपी से मिलकर के बनती है। डेट स्क्रूटनाइजेस गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज पे नजर रखती है, मेक्स रिकमेंडेशंस एंड आस्क क्वेश्चंस ऑन एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट। यानी जो गवर्नमेंट पे नजर रखती है, गवर्नमेंट को हेल्प करती है और रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, कोई कानून होना चाहिए, बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, उस पर अपने सुझाव देती है। तो ये काम होता है किसका? स्टैंडिंग कमेटी का। फिर एक कानून होता है, फिर एक बिल आता है मनी बिल। तो मनी बिल के बारे में हम पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आपका आर्टिकल 110 में आता है, 110 आर्टिकल में आता है मनी बिल, यानी कोई ऐसा कानून जो पैसे से रिलेटेड है। तो मनी बिल दैट इज कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल मैटर्स, जो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड होता है उसको मनी बिल कहा जाता है। तो मनी बिल के केस में थोड़ा सा चीजें अलग है, डिफरेंट है। नॉर्मल बिल है तो वो किसी भी हाउस में जा सकता है, चाहे लोकसभा में चला जाए, चाहे राज्यसभा में चला जाए। लेकिन मनी बिल के केस में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि इट इज इसेंशियली अ ड्राफ्ट लॉ दैट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। ये केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, यानी ऐसा नहीं कि पहले राज्यसभा में चला जाए, वहां से पास होकर फिर आए लोकसभा में, नहीं, ये पहले लोकसभा से ही पास होगा, उसके बाद ही राज्यसभा में जाएगा। तो ये इसके पास पावर होती है कि इसको केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। द बिल रिक्वायर्स द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, और इस बिल को लाने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी जरूरी है।
यानी ऐसा ना हो कि आप मनी बिल को पास कर दो, बाद में प्रेसिडेंट मना कर दे कि नहीं जी मैं इसको साइन नहीं करूंगा। तो ऐसा ना हो, उसके लिए क्या करा जाता है कि मनी बिल लाने से पहले ही प्रेसिडेंट की परमिशन ले ली जाती है। तो ये आपका मनी बिल होता है। आगे चलते हैं, अब आप बात करते हैं एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी की, कि पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आती है। दे आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज। इनका मेन काम क्या है कि लॉज को इंप्लीमेंट करना और इन्फोर्स करना। तो एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा, मनी बिल जो है लोकसभा में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इतने दिनों तक रहेगा। उसको मनी बिल को लोकसभा से जब पास किया जाता है, वो राज्यसभा में जब जाता है तो राज्यसभा के पास लिमिट होती है 14 दिन की। यानी मनी बिल के केस में जब ये राज्यसभा में जाता है, इसके बाद लोकसभा के बाद जब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के पास टाइम लिमिट होती है 14 दिन की, कि आपको 14 डेज के अंदर अंदर ही ये बिल जो है दोबारा प्रेसिडेंट के पास भेजना है या दोबारा जो है लोकसभा के पास भेजना है। तो इसके पास टाइम लिमिट होती है, लोकसभा के पास कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। यहां हम बात कर रहे थे, तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एग्जीक्यूटिव का मेन काम क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, कि कानून को इंप्लीमेंट करना और इन्फोर्स करवाना। उसके अलावा टेक डिसीजंस रिगार्डिंग द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है वो डेली क्या काम कर रही है, तो डेली के जो काम है उनको भी कौन संभालते हैं, तो उनको भी एग्जीक्यूटिव ही संभालते हैं। आंसरेबल टू द लोकसभा। आंसरेबल किसको होते हैं? लोकसभा के लिए। थ्रू मैकेनिज्म्स लाइक द क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर जो होता है, यानी क्वेश्चन आवर क्या है, आगे लिखा है द क्वेश्चन आवर इन द लोकसभा इज ए सिलेक्ट पीरियड टिपिकली द फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन। कि जब भी पार्लियामेंट्री सेशन होता है तो स्टार्टिंग का जो पहला घंटा है, फर्स्ट आवर है, उसको कहा जाता है क्वेश्चन आवर। उसमें जो सारे एमपीज हैं, यानी कोई भी एमपी सरकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, मंत्री से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सारे के सारे मंत्री, प्रधानमंत्री किसके लिए आंसरेबल हैं? लोकसभा के लिए आंसरेबल है। और किसमें देते हैं आंसर? वो क्वेश्चन आवर में देते हैं। तो इसको दोनों को याद रखना। फिर ये कुछ नोट है, जैसे कुछ फुल फॉर्म वगैरह हैं, जैसे पीएचसी क्या होते हैं, तो पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और डीएससी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। सॉरी, डीएच का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। पब्लिक हेल्थ जो है वो किसका सब्जेक्ट है? तो स्टेट का सब्जेक्ट है। जैसे 3 तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सेंट्रल यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो पब्लिक हेल्थ जो है वो कौन सी लिस्ट में आता है? वो स्टेट लिस्ट में आता है। एक मिनट बस। स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी क्या है पार्लियामेंट की, यानी पैसे से रिलेटेड क्या जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट अप्रूव्स एंड मॉनिटर्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स थ्रू द एनुअल बजट। तो पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट के क्या खर्चे हैं, गवर्नमेंट को कितना पैसा चाहिए, इन सब चीजों को कौन अप्रूव करता है? पार्लियामेंट अप्रूव करती है। कैसे? बजट के थ्रू, हर साल का बजट आता है। एंड एग्जामिनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। और अलग अलग मिनिस्ट्रीज को कितना फंड गया है उसको भी चेक करती है कौन? पार्लियामेंट। तो ये सारे पार्लियामेंट के कैसे काम थे? लेजिस्लेटिव काम थे। अब आते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होती है? पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव कौन कौन होता है? तो एग्जीक्यूटिव के बारे में पार्ट 5 में दिया है हमारे संविधान में, चैप्टर 1 है द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। अभी हमने देखा था ना एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये सारे एग्जीक्यूटिव है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट पूरे देश के हेड होते हैं और एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड होते हैं। नॉमिनल मतलब होता है जिसके पास नाम की पावर होती है। नॉमिनल हेड का मतलब होता है जिसके पास नाम की पावर होती है। नाम की पावर यानी काम की पावर नहीं है, नाम की पावर है। साइन होता है बस प्रेसिडेंट का, और ज्यादा कोई पावर नहीं होती है। तो इसलिए पूरे देश के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, और एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट। सरकार चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की और बाकी सारे मंत्रियों की।
प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर्स, प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर्स होती है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पॉलिटिकल क्राइसिस, खास तौर से तब जब पॉलिटिकल क्राइसिस होता है। पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब होता है कि जब लोकसभा के इलेक्शन में किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी ना हो, तब प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है कि वो किसकी सरकार बनाएगा, किसकी सरकार को परमिशन देगा कि आप सरकार बनाओ। तो कब होता है प्रेसिडेंट के पास ये पावर? तो पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पॉलिटिकल क्राइसिस, लाइक व्हेन नो पार्टी होल्ड्स अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा इलेक्शन, कि जब किसी पार्टी के पास लोकसभा में मेजोरिटी नहीं होती है, तब उसको कहा जाता है प्रेसिडेंट की उस समय पर पावर यूज होती है। आगे बात करें प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, कि जो पार्टी मेजोरिटी में होती है लोकसभा में, या पार्टी नहीं होती तो कोएलिशन होता है, जैसे एनडीए कोएलिशन है, पार्टी बीजेपी है, तो एनडीए की जो मेजोरिटी है तो उसके जो लीडर होते हैं उनको प्रेसिडेंट क्या चुनते हैं? प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोएलिशन इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद अ परमानेंट ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स, एक परमानेंट ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स होते हैं, परमानेंट अधिकारी होते हैं, जिनको हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। अब भाई हमारी जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री है, बाकी सारे मंत्री हैं, अब ये सारे मंत्री इतने तो मतलब समझदार हैं या नहीं है, या इतने एडवांस हैं नहीं है टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि वो सारी चीजें अपने आप देख लेंगे, तो उनकी हेल्प करने के लिए होते हैं सिविल सर्वेंट, ठीक है, यानी आईएएस, आईपीएस, ये सब लोग। तो ये भी एक तरह की एग्जीक्यूटिव ही होती है, क्योंकि इनका काम भी वही है, कानून को इंप्लीमेंट कराना। लेकिन ये कैसे हैं? ये परमानेंट हैं, ये परमानेंट अधिकारी हैं। नेता लोग परमानेंट नहीं है, उनको हर साल उनको हर 5 साल बाद चुनाव लड़ना है, लेकिन ये परमानेंट है, सिविल सर्वेंट्स। तो ये क्या करते हैं? हेल्प इन इंप्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज, लॉज और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। दीज ऑफिसर्स ऑफन कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स और ब्यूरोक्रेट्स, इन्हीं ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटर्स या ब्यूरोक्रेट्स भी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है नौकरशाह, इनको नौकरशाह या एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर को हिंदी में कहते हैं प्रशासक। और एक छोटा सा इंसिडेंट है जिसके बारे में बताया कि 1956 में रेलवे मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, और उस समय एक रेल का एक्सीडेंट होता है। तो जैसे ही रेल का एक्सीडेंट इनको पता चलता है लाल बहादुर शास्त्री को, और चूंकि ये रेलवे मिनिस्टर होते हैं, तो ये तुरंत इस्तीफा दे देते हैं, तुरंत रिजाइन कर देते हैं। इनसे कोई कहता नहीं है कि सर आप रिजाइन दो, नहीं, जैसे इनको खुद पता चलता है कि भाई मैं रेलवे मिनिस्टर हूं और मेरे होते हुए ये हादसा हुआ है, तो जिम्मेदारी मेरी है, तो तुरंत इस्तीफा दे देते हैं बिना किसी के कहे। अब उस समय की जो सरकार है पहले मना करती है कि नहीं हम आपका इस्तीफा नहीं लेंगे, पर ये साफ मना कर देते हैं कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा काम, क्योंकि मेरी वजह से हुआ है, तो मैं इस्तीफा ही दूंगा। तो बाद में इनका इस्तीफा जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आगे बात करें तो प्राइम मिनिस्टर्स की फंक्शंस इंक्लूड, प्राइम मिनिस्टर के काम क्या क्या होते हैं? जैसे लीडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको लीड करना, सारे मंत्रियों को लीड करना। उसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो काम है उनको कोऑर्डिनेट करना, मतलब उनके साथ में एक मतलब कनेक्शन बना के रखना कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से। एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइज करना। और शेपिंग नेशनल पॉलिसीज, और देश की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए उसको बनाना। ये प्राइम मिनिस्टर के कुछ काम है। आगे बात करते हैं जुडिशरी, रोल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। जुडिशरी काम क्या होता है? कि ये देखते रहना कि भाई चीजें सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो द जुडिशरी इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉज। जुडिशरी जो है गवर्नमेंट की वो ब्रांच होती है जिसके पास ये जिम्मेदारी है कि वो कानून को समझाए, इंटरप्रेट करे। संविधान को समझाने का काम किसका है? जुडिशरी का। द जुडिशरी एक्ट्स एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी जो है वो कस्टोडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन की तरह काम करती है। कस्टोडियन मतलब गार्जियन, यानी कि संरक्षक। तो जुडिशरी जो है वो संविधान के कस्टोडियन की तरह यानी गार्जियन की तरह काम करती है, उसको बचाती है। तो जस्ट एज द पार्लियामेंट फंक्शंस थ्रू इट्स लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर्म्स, द जुडिशरी फंक्शन थ्रू इट्स कोर्ट्स। तो जैसे पार्लियामेंट जो है वो अपने लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से फंक्शन करती है, उसी तरीके से जुडिशरी जो है वो अपने कोर्ट से फंक्शन करती है। जुडिशरी का काम कहां होता है? कोर्ट में, अदालत में। ठीक है, अब आते हैं लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एट द स्टेट लेवल। स्टेट के लेवल पे क्या चीजें होती हैं? तो ईच स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। हर स्टेट के पास अपना खुद का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होता है, जिसको हम स्टेट असेंबली कहते हैं। जैसे सेंटर में क्या है? पार्लियामेंट, ऐसे ही स्टेट में होती है स्टेट असेंबली।
तीन तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये आपके 7 शेड्यूल में आते हैं संविधान में, फैक्ट है याद रखना। इन तीनों लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे कानून बनाने का राइट होता है सेंटर के पास। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उन पे कानून बनाने का राइट होता है स्टेट के पास। और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों। ठीक है। कंकरेंट लिस्ट दैट हैज सब्जेक्ट्स ऑन व्हिच बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन लेजिस्लेट, जो अभी मैंने आपको बताया कि कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर यूनियन भी कानून बना सकता है, यानी सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। ठीक है। और एक और एग्जांपल दिया है, जैसे एजुकेशन जो है वो भी आपकी कंकरेंट लिस्ट में ही आती है। एजुकेशन जो है आपका टॉपिक किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। ठीक। हाँ, अब ये कुछ चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, इसमें कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बड़ी बात है नहीं। देख लो इसको, क्या है ये। तो यहाँ फीचर दिए हुए हैं, ये यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये स्टेट गवर्नमेंट है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड यूनियन में कौन होता है, प्रेसिडेंट। स्टेट में कौन होता है, गवर्नर। टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, 5 साल, उधर भी 5 साल। एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, यहाँ पे नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट, और रियल पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। ऐसे यहाँ पे नॉमिनल हेड कौन होता है, गवर्नर, और रियल पावर होती है चीफ मिनिस्टर के पास। सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कहां से होता है, तो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी या कोएलिशन इन लोकसभा, लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी में है उसकी सरकार बनती है। ऐसे सेम वहां पे लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी या कोएलिशन इन द विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिलेक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उधर सिलेक्टेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो ये डिफरेंस है बस। रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विधानसभा। तो जैसे यहाँ लोकसभा है वैसे यहाँ पे विधानसभा है। लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर क्या है, बाइकैमरल, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे यूनिकैमरल भी हो सकता है या बाइकैमरल भी हो सकता है। यूनिकैमरल मतलब एक ही हाउस और बाइकैमरल मतलब 2 हाउस। कौन सा क्रॉस, इसमें कहाँ है क्रॉस, इसमें है कहाँ क्रॉस, वही बंद हो गया पूरा, तो पूरा भी बैक ऑफ कर, वो ये हो गया। हो गया। कर दी। ऐसे ही स्टेट में कौन सी पावर, क्या पावर होती है कानून बनाने की, किस किस पे, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। फाइनेंशियल पावर क्या होती है सेंटर के पास, मनी बिल्स, जैसे लोकसभा में ओरिजिनेट होता है ऐसे ही वहां पे मनी बिल होते हैं विधानसभा में ओरिजिनेट। ठीक है। तो ये डिफरेंस करने के लिए आपको एक टेबल दे रखी है, इसको आप पढ़ के बहुत सारी चीजों को याद कर सकते हो, याद करने वाली चीजें। और सबसे लास्ट में देखते हैं स्टेट में जो लेजिस्लेचर होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि यूनिकैमरल भी हो सकता है यानी एक ही हाउस, और बाइकैमरल भी हो सकता है यानी कि 2 हाउस। कैसे, तो स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी यूनिकैमरल और बाइकैमरल। स्टेट का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल भी हो सकता है, बाइकैमरल भी हो सकता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहते हैं। एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज कॉल्ड विधान परिषद, उसको विधान परिषद कहा जाता है। तो विधानसभा होता है लोकसभा की तरह और विधान परिषद होता है राज्यसभा की तरह। द स्टेट्स हैविंग अ बाइकैमरल सिस्टम आर, अब देखो हमारे देश में कौन कौन से स्टेट है जहां पे बाइकैमरल सिस्टम है, तो टोटल 6 स्टेट है। कौन कौन से, तो आंध्र प्रदेश जहां पे 2 हाउस हैं, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। विधान सौधा हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इन कर्नाटका, कर्नाटक में लेजिस्लेचर को विधान सौधा कहते हैं, तो इसको याद रखना। कुछ है समझने वाली चीज नहीं है, बस एक फैक्ट है कि कर्नाटक में लेजिस्लेचर को विधान सौधा कहते हैं। दिस बिल्डिंग वॉज इन्विजन बाई केंगल हनुमंथैया, इसकी जो बिल्डिंग है, इमारत है, ये किसने इसके बारे में सोचा था, तो केंगल हनुमंथैया ने सोचा था इसके बारे में। कौन थे, तो फ्रीडम फाइटर थे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, सीएम रह चुके हैं कर्नाटक के, और फॉर्मर एमपी भी रह चुके हैं। तो इन्होंने जो इस बिल्डिंग के बारे में सोचा था, बनवाया था। और लास्ट में चलते हैं पार्लियामेंट की फंक्शनिंग, पार्लियामेंट कैसे काम करती है। तो पार्लियामेंट हमारे देश में
साल में 3 बार मिलती है, 3 बार वो काम करती है, जिसको हम सेशंस कहते हैं। दीज मीटिंग्स आर कॉल्ड सेशंस। तो हमारे देश में पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है बजट सेशन, जिसमें बजट पास होता है। फिर बारिश के टाइम पे आता है मॉनसून सेशन, और सर्दियों में आता है विंटर सेशन। तो ये 3 सेशन होते हैं, यानी 3 बार पार्लियामेंट जो है पूरे साल में मिलती है और काम करती है। यूजुअली द पार्लियामेंट सिट्स फॉर 6 आवर्स अ डे ड्यूरिंग सेशंस, और नॉर्मली जो है पार्लियामेंट 6 घंटे जो है एक दिन में काम करती है नॉर्मली। कई बार जो है जरूरत पड़ती है तो उसको बढ़ा भी देते हैं, कई बार उसको कम भी कर देते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। बट नॉर्मली जो है एक दिन में जो पार्लियामेंट वो कितना काम करती है, वो 6 घंटे काम करती है। और साल में 3 बार उसके सेशन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जो है फिनिश हुआ। इसको आप एक बार पढ़िएगा, बुक में से एक बार इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, आप एक बार देख लेना कौन सी बुक में है, 6 में, 7 में, 8 में, आई थिंक 7 में होगा। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है चलिए, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट है। इसको आप एक बार पढ़िए, रिवाइज करिए, और अब हम मिलते हैं अगले क्लास में आपके अगले टॉपिक के साथ, टॉपिक 11 के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें।